नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आपको बता दें कि देखिए 8 बजने वाले हैं और बस कुछ ही देर में काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और लगातार न्यूज इंडिया सुबह से इस बड़ी महा कवरेज पर बना हुआ है, क्योंकि सबसे पहले सबसे सटीक सबसे तेज नतीजे आप न्यूज इंडिया पर देख पाएंगे। तो थोड़ी देर में न्यूज इंडिया पर पहला रुझान जो है वो आपके सामने होगा। तो कर्नाटक में कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस तीनों में टक्कर देखी जा रही है। लेकिन सबसे पहले बस आप न्यूज इंडिया के साथ बने रहिए, क्योंकि हर पल की अपडेट आज काउंटिंग से जुड़ी हुई सबसे पहले आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया पहुंचाएगा। ಫಲಿತಾಂಶ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧ, ಸುರಕ್ಷಿತ ನಾಡನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ನಮ್ಮ BJPಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಬಹುಮತ ಬರುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ನನಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು 4-5 ತಾಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಜನ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತದಿಂದ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ. ಎಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾದ ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತದಿಂದ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಎಣಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ, ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಕೆಲವೇ ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದಂಥ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಬಹುಮತ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ. ಜೆಡಿಎಸ್ನವರು ಏನಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ. Today is a big day for Karnataka. People will be giving their verdict for the future 5 years of Karnataka in terms of development and stable government. And I am confident that Bharatiya Janata Party will have absolute majority and give a stable government where a new Karnataka with all development included, inclusive development will be possible. And I thank the people of Karnataka for voting very, very peacefully. Similarly, I appeal to all political parties that let the counting be peaceful, and everybody should take results in their own stride. Sir, your own minister. तो देखिए, आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के बसवराज बोम्मई। प्रतिक्रिया उनकी आ रही थी कि आज का दिन जो है वो कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, हर पार्टियां इस वक्त आज के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। टकटकी लगाए बस नतीजों पर बैठी है कि कर्नाटक में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर, अहम खबर न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है कि कर्नाटक में वोटों की गिनती शुरू। और बड़ी खबर यह कि बीजेपी के पक्ष में पहला रुझान अभिषेक आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, वोटों की गिनती शुरू हो गई है कर्नाटक में, और जो रुझान है, पहला रुझान वो बीजेपी के पक्ष में फिलहाल आता हुआ दिख रहा है। साथ ही आप न्यूज इंडिया के साथ बने रहें और टैली पर नजर बनाए रखें, क्योंकि जो काउंटिंग है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और जो रुझान है वो भी आने शुरू हो गए हैं। और सबसे तेज नतीजे सिर्फ न्यूज इंडिया पर आपको मिलेगा, और सटीक नतीजे। तो आपको बता दें कि कर्नाटक में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। बिल्कुल। तो बड़ी खबर, अहम खबर, कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटों के लिए वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो गई है और पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। और मतगणना कुल 36 काउंटिंग सेंटर्स पर कराई जा रही है। 36 सेंटर जो है वो बनाए गए हैं। फिलहाल पहला रुझान में बीजेपी के पक्ष में ये पहला रुझान जा रहा है यहाँ पर।
तो बता दें आपको कि अहम खबर, बड़ी खबर, कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे अब रुझान जो है वो आना शुरू हो जाएंगे और लगातार हमारी स्क्रीन पर भी टैली के जरिए आप हर अपडेट जो है वो देखते रहेंगे कि आखिर कौन सी पार्टी को बढ़त मिल रही है, कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पीछे है। इसके अलावा कर्नाटक के अलावा उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के रुझानों पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। वहां से भी जो भी अहम खबर आएगी वो भी लगातार अपडेट के साथ स्क्रीन पर आपको मिलेगी। तो देखिए रुझान इस तरीके से है कि बीजेपी के खाते में फिलहाल 16 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, ये रुझान है। और कांग्रेस आगे निकली है, 17 सीटें कांग्रेस के खाते में और जेडीएस के खाते में 7। तो फिलहाल ये रुझान है और बहुत ही शुरुआती रुझान है। तो आपको बता दें कि इसमें बीजेपी 16 सीटों पर, कांग्रेस 17, जेडीएस 7। बिल्कुल, तो बड़ी खबर, अहम खबर। और चलिए, तो मेहमानों का बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है और आइए जल्दी से पैनल का रुख कर लेते हैं। और चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं और साथ ही साथ मिनी स्टूडियो में हमारी सहयोगी चारू शर्मा मौजूद हैं। तो आइए, संजीव कौशिक जी चारू शर्मा के साथ इस वक्त मिनी स्टूडियो में मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। इसके अलावा आपको बता दें कि अश्विनी मिश्रा जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है वो हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आलोक वस्त जी हमारे साथ जो कि बीजेपी के नेता है वो मौजूद है। इसके अलावा हमारे सहयोगी रवि सर्राफ और दीपक भी लगातार फील्ड से हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम अभिषेक रवि का रुख कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 17 में फिलहाल बढ़त बनाए हुए रुझानों में। रवि, बिल्कुल, देखिए इस बात का अंदाजा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी है, इसीलिए आप लगातार ढोल नगाड़ों की आवाज सुन रहे हैं। हालांकि देखिए कई वर्षों के बाद, तकरीबन 4 वर्षों के बाद ये कहा जाए कि इस तरीके का ढोल और कहा जाए कि जो जश्न का जो माहौल है, जो तैयारी है, वो कांग्रेस मुख्यालय में देखने को मिल रही है। क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी उस वक्त इस तरह का माहौल था और उसके बाद आज का दिन है जब कांग्रेस मुख्यालय में ढोल नगाड़े बज रहे हैं और कार्यकर्ता जो है जश्न के माहौल में है। और ये उम्मीदें भी कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले 6-8 महीने से लगातार चुनावी मोड में कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में थी। भारत जोड़ो यात्रा को तकरीबन 1 महीने तक कर्नाटका में रोका गया। राहुल गांधी लगातार वहां पर पद यात्रा करते रहे, जनता से मिलते रहे, कार्यकर्ताओं से मिलते रहे, क्योंकि एक नाराजगी हमेशा संगठन की होती है, संगठन के तमाम कार्यकर्ता और नेता की होती है कि उनके जो बड़े नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। ठीक है रवि, आते हैं आपके पास फिर से। देखिए रुझान जो है करीब 51 सीटों के आ गए हैं और बीजेपी 21, कांग्रेस 21। अभी फिलहाल बराबरी की स्थिति है, जेडीएस 8 सीटों पर आगे है, अदर्स के खाते में 1 सीट है। अब जल्दी से आपके पास आते हैं दीपक और आपसे समझना चाहेंगे बीजेपी दफ्तर में क्या हलचल इस समय। ठीक है दीपक, आते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि वोटों की गिनती लगातार जारी है, रुझान आ रहे हैं सामने। अब इन रुझानों में आपको बता दें कि बीजेपी कांग्रेस 24 सीटों पर आगे। जी हां, अभी देखिए लगातार बराबर का आंकड़ा जो है वो साथ में चल रहा है, बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी। तो फिलहाल दोनों को 24 सीटें जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में भी 24 सीटें रुझानों में फिलहाल गई है, कांग्रेस के खाते में भी फिलहाल 24 सीटें जो है वो गई है। अब देखना होगा कि फिलहाल रुझानों में तो शुरुआत से कांटे की टक्कर जो है अभिषेक वो नजर आ रही है यहाँ पर। और चलिए, मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है, मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। सबसे पहले हम आलोक वस्त जी आपके पास आएंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए आज के दिन को लेकर आप लोगों ने जी तोड़ मेहनत की है। यहां तक कि चाहे देश के प्रधानमंत्री की बात कर ले, रक्षा मंत्री की बात कर ले, गृह मंत्री की बात कर ले, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो स्टार प्रचारक के तौर पर जाने जाते हैं योगी आदित्यनाथ की बात कर ले, सबने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। आज कितनी उम्मीद बीजेपी को उस मेहनत से? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं की, फौज की मेहनत, हमारे नेताओं की मेहनत रंग लाएगी। जो लोग कह रहे थे कि इनका तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, आप देख रहे हैं शुरुआती रुझान में ही हमने लीड बना रखी है। और आपको बता दूं, ये लीड अंत तक हमें ऐतिहासिक विजय की ओर ले जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है आलोक जी, जल्दी से पहले कमेंट एक ले लेते हैं, क्योंकि आज का दिन जो है वो बेहद अहम होने जा रहा है। बोलने तो दीजिए पूरा। ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड में बात कर लीजिए। हमने वहां जो कार्य किए हैं उसकी बदौलत और जो कांग्रेस ने कुरीतियां फैलाई हैं उसके बदौलत दोनों हमारी जीत को पुख्ता करेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। ठीक है संजीव जी, एक कमेंट जल्दी से अभी तक की टैली को देखते हुए। संजीव जी के ऑडियो में शायद कुछ दिक्कत आ रही है, एक बार इसको प्लीज चेक कीजिए। जब तक अश्विनी मिश्रा जी से एक रिएक्शन लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते पे आज के रिजल्ट को कैसे आप आंक पाए?
अगर ये 10-15 दिन पहले की बात होती तो मुझे लगता था कि कांग्रेस अच्छी बढ़त बना रही थी, बट कोई एक अच्छा खासा जीता हुआ इलेक्शन कैसे हारते हैं या कैसे टक्कर में लाते हैं अपोजिशन पार्टी, कोई कांग्रेस से सीखे। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत क्लोज फाइट होने वाली है, चाहे पलड़ा बीजेपी की तरफ जाए या कांग्रेस तरफ जाए वो अलग बात है, बट इलेक्शन बहुत क्लोज जाएगा, ये वन साइडेड इलेक्शन नहीं होने वाला है जी। ठीक है, रत्नाकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। रत्नाकर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सर, कांटे की टक्कर लग रही है। बिल्कुल कांटे की टक्कर नहीं है। कर्नाटक की जनता ने जय बजरंग बली बोल करके है जो है कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया और निश्चित रूप से हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। जो लोग भी कयास लगा रहे हैं दोपहर तक बजरंग बली याद आ रहा है आपको। दोपहर तक इंतजार करें और दोपहर के बाद जो है मेरी तरफ से लड्डू खाने को मिलेगा। देखिए, बजरंग बली के तो हमेशा हमारे दिल में मंदिर पहुंच चुके हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री। वो तो आप लोगों ने राजनीति को आप बैन कर रहे थे और अब बजरंग बली याद आ रहे हैं। बजरंग बली के साथ राजनीति नहीं करते हैं, बजरंग बली की पूजा करते हैं। पीएफआई से कंपेयर कर दिए थे, एक आतंकवादी संगठन और एक राष्ट्रवादी संगठन। अरे आपकी गोल करने के लिए जाने जाते हैं, कैसे जीता हुआ चुनाव हारा जाए ये अगर किसी से अरे रत्नाकर जी और आलोक जी, थोड़ा सा तो इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सा तो इंतजार कर लीजिए। देखिए, एक बड़ी खबर है, की बात से बाहर नहीं आएगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पूरा मौका मिलेगा, बीच में डिस्टर्ब नहीं। ये बजरंग बली करते रहिए आप, बजरंग बली। ठीक है, देखिए कांटे की टक्कर चल रही है, कांटे की टक्कर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है कर्नाटक में। अभी की जो स्थिति है वो हम आपको बता दें, कांग्रेस 34 पर, बीजेपी 33 पर, यानी कि कर्नाटक में कांटे की टक्कर फिलहाल दिख रही है। देखिए, ये टैली आगे पीछे हो रही है, हालांकि शुरुआती रुझान है। बिल्कुल, और चलिए अब मिनी स्टूडियो का रुख कर लेते हैं जहां पर संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, सबसे पहले आपसे एक राय कि आज के रिजल्ट को, नतीजों को कैसे देख रहे हैं आप? क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी बाजी मार पाएगी आज? ये लेकिन अभी जो रुझान शुरुआती दौर के मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि दोनों पार्टी के नेताओं को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। इसका कोई मायने नहीं रखता है, धीरे धीरे जो आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे चीज़ें स्पष्ट होती जाएंगी। सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने आक्रामक तरीके से यहाँ पे चुनाव प्रचार किया है, सबसे बड़ी छवि उनकी यहाँ पे दांव पे लगी है। यदि सब कुछ ठीक ठाक होता है तो निश्चित तौर पे 2024 के लिए ये एक आसान राह बनता हुआ दिखाई देगा, और यदि यहाँ पे डैमेज होता है भारतीय जनता पार्टी, बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। ठीक है, दीपक हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए हैं। दीपक, बीजेपी दफ्तर में क्या हालचाल? क्योंकि कांग्रेस दफ्तर में तो हम देख रहे हैं कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हालांकि कांटे की टक्कर दिख रही है। रत्नाकर जी कहीं जल्दी तो नहीं कर गए, वो भी वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी दफ्तर में क्या हालचाल? जी बिल्कुल, बीजेपी दफ्तर में अगर अभिषेक बात की जाए तो पूरी तैयारियां हैं। हालांकि जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो और पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो अब मीडिया सेंटर में आना स्टार्ट हो गए हैं। हालांकि क्योंकि 8 बजे के बाद उनका रुझान था कि रुझानों के बाद वो लोग आए गए, पर जिस तरीके से लगातार अभिषेक अगर बात कीजिए जो रुझान बढ़ रहे हैं उसको लेकर बीजेपी उत्साहित है, और लगातार जो बीजेपी का जो फीडबैक है और जो बीजेपी का जो अंदरूनी सर्वे है उसको लेकर वो अस्वस्थ है। कई नेताओं से मेरी जब कल बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि देखिएगा दीपक जी, हम 100 या 105 के आसपास आएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी आश्वस्त है कि वो दोबारा से कर्नाटक में चुनाव बनाने जा रही है, डबल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। और लगातार जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा चेहरा हो, वो गए थे। उसके बाद अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ, जिनका सबसे ज़्यादा डिमांड थी कर्नाटक में, और कहीं ना कहीं जो अंदरूनी बीजेपी को जो अंदरूनी जो पार्टी में फूट थी उसको कैसे कम किया जाए उसका पूरा लेवल आप देखा गया था। ये सब तो विश्लेषण अब बाद में होगा, लेकिन फिलहाल जो टैली है वो 49 पर बीजेपी है, 48 पर कांग्रेस है, जेडीएस 9, अदर 1। ये स्थिति है फिलहाल कर्नाटक की। चारुल, किस तरीके से देखा जाए, ये मतलब कांटे की टक्कर है? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, यहाँ पर ये भी अगर हम देखें कांटे की टक्कर तो है, लेकिन अगर हम लिंगायत समुदाय की बात कर लें, उसकी जरूरत की बात कर लें कि जिसका साथ मिल जाता है लिंगायत समुदाय
को मतलब जिस भी पार्टी का साथ मिल जाता है वो पार्टी कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचती है। सीएम बसवराज बोम्मई के लिए देखिए सबसे अहम चीज है कि वो उतनी लोकप्रियता नहीं बढ़ा पाए और खासकर लिंगायत समुदाय में भी उनकी बहुत ज्यादा पकड़ जो है वो नजर नहीं आई है। रुझानों के हिसाब से देखें तो एक ही माइनस पॉइंट जरूर हो सकता है। वहीं पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार की बात कर ले, पूर्व डिप्टी सीएम जो है लक्ष्मण सावदी उनकी बात कर ले, वो कांग्रेस में चले गए। यानी दो बड़े लिंगायत समुदाय के नेता जो हैं वो कांग्रेस में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि यही एक फायदा रहा जो कि कांग्रेस के पक्ष में गया है एग्जिट पोल के हिसाब से अगर हम देखें। इसके साथ ही मुद्दों की बात कर ले तो कांग्रेस ने यहां पर आप देखिए कि जो लोकल मुद्दे हैं उन पर ज्यादा फोकस किया है। बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सबसे ज्यादा घेरा है। 40% का टिकट। चैनल यहाँ पर आपको रोकेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर लगातार जारी है। जब से 8 बजे से रुझान आने शुरू हुए, फिलहाल बीजेपी 51 और कांग्रेस 52 सीटों पर आगे चल रही है। तो लगातार सिर्फ 1-2 सीटों के फेर से दोनों में कांटे की टक्कर। और वही जेडीएस की सीटों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। जेडीएस फिलहाल 10 सीटों पर आगे चल रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी में लगातार कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। बीजेपी 51 और फिलहाल कांग्रेस जो है 52 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। तो वोटों की गिनती लगातार जारी है 8 बजे से और जेडीएस वहीं 10 सीटों पर आगे फिलहाल चल रही है। आलोक भट्ट जी का रुख करेंगे। आलोक जी, कांग्रेस और बीजेपी में जिस तरीके से कांटे की टक्कर मिल रही है और चारुल जो अभी बता रही थी उससे आप कितने सहमत है? क्या वाकई में जो कांग्रेस को फायदा हुआ वो बीजेपी के लिए नुकसान साबित होगा? निदा जी, ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है। मुश्किल से अभी 200-400 वोट का काउंटिंग हुआ होगा क्योंकि अभी मात्र 15 मिनट हुआ है और हम वहां पर अपने काम के बदौलत गए हैं और उन कामों को समाज के अंतिम पायदान के लोगों तक राहत पहुंचाने का काम किया है जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। उसके अलावा कांग्रेस अपने आत्मघाती गोल जो किए उसने, चाहे नरेंद्र मोदी को सांप कहा, नालायक कहा, उसके बाद उन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात की, बजरंग बली की बात की, ये सब उनके लिए घातक सिद्ध हो गया। और वहां के लोगों को एक मजबूत डबल इंजन की सरकार चाहिए जो मात्र बीजेपी देने में सक्षम है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे अभी हम लीड लिए हुए हैं वो लीड हमारी अंतोगत्वा बरकरार रहेगी और हम विजयश्री होकर बाहर निकलेंगे। बिल्कुल ठीक है। चलिए रत्नाकर सिंह जी को जरा लेकर आइए स्क्रीन पर। रत्नाकर सिंह जी, क्या लग रहा है आपको कि जो लास्ट में आकर के बयानबाजी हुई उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का झूठ जो है कर्नाटक की जनता समझ चुकी थी कि किस तरह से बयानों को ट्विस्ट करके जो है ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और आज भी ये बैठे हैं महानुभाव और कह रहे हैं कि कर्नाटक की जनता पिछली बार जनादेश दी। मैं ये कहना चाहूंगा कि कर्नाटक में पिछली बार भी जो सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी और अलायंस ने सरकार बनाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचारी पार्टी है, भ्रष्टाचार की बुनियाद पे वहां पे अपनी सरकार बनाई। कहीं ना कहीं कर्नाटक की जनता के जनादेश तो का जो है उन्होंने अपमान किया गया या नहीं? और इस बार जेडीएस से संपर्क किया गया या नहीं? आप जेडीएस से संपर्क किया गया या नहीं? देखिए, ये अभी जेडीएस से संपर्क करने का कोई औचित्य नहीं है। अभी देखिए ये सब रुझान शुरू हुए हैं और निश्चित रूप से पूरी तरह से आश्वस्त है कि पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। 150 के पार हम जाएंगे और हमें किसी दूसरे पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से अभी शुरुआती रुझान है। अभिषेक, अगर आपको याद होगा तो ऐसे ही कुछ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया था कि किसी का समर्थन नहीं लेंगे, लेकिन 2-4 दिन बाद फिर कहा गया कि हाँ अगर जरूरत पड़ी तो जेडीएस से बात कर लेंगे। आज भी वही कंडीशन है क्या सर? नहीं, समर्थन की अभी स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। जिस प्रकार से रिपोर्ट्स आए हैं, जिस प्रकार से हम वहां पे हमारा इंटरनल सर्वे हुआ है, जिस प्रकार से लोगों का रुझान हमारे प्रति रहा है, आपने अभी बताया कि जिस प्रकार से लिंगायत समाज हमारे तरफ झुका हुआ है और लिंगायत समाज हमको वोट किया है, तो ये सारी परिस्थितियां क्या बयान करती हैं? ये सारी परिस्थितियां यही बयान करती है कि कांग्रेस पार्टी वहां पूर्ण बहुमत की सरकार जो है बनाने जा रही है और 2-4 घंटे में ये सारी परिस्थितियां क्लियर हो जाएंगी। आलोक जी, कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो बातें रत्नाकर सिंह जी कह रहे हैं तो आज के दिन ये सारे फैक्ट्स जो है वो काम करेंगे। आज के दिन ईवीएम का कोई दोष नहीं होगा। देखिए आलोक जी, रत्नाकर जी दिन में सपने देखने के आदी हैं। ये अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे और हमारी बीजेपी को इन्होंने भ्रष्टाचारी पार्टी कहा। 40% कमीशन वाली सरकार इनके सारे वरिष्ठ नेता
किसी न किसी केस में जमानत पे हैं। एक सेकंड रोक रहे हैं आपको आलोक जी। देखिए अब ये भ्रष्टाचारी टैली वो है या हम हैं? ठीक है आलोक जी, एक सेकंड बस आपको रोक रहे हैं। जरा इस टैली पे नजर डाल लीजिए, बंद करिए। ठीक है एक सेकंड रत्नाकर जी, जरा इस टैली पे नजर डाल लीजिए और टक्कर देखिए। 64 सीटों पर बीजेपी, 63 सीटों पर कांग्रेस, 13 सीटों पर जेडीएस और 1 सीट पर अदर। तो यह स्थिति जो है वो फिलहाल की है। और आपको बता दें कि कांटे की टक्कर। अश्विनी जी, आप एक बात कह रहे थे कि अगर लास्ट में जो चीजें हुई अगर वो नहीं होती तो ये टैली में हम बहुत बड़ा अंतर देख सकते थे। जो शुरुआत में ऐसा लगा कि कांग्रेस के लिए बहुत इजी होने वाला है कर्नाटक, वो बहुत मुश्किलों भरा हो गया कुछ बयानों की वजह से। जी उसका एक मूलभूत कारण यह भी है कि कर्नाटक में पिछले 25-30 सालों में हमेशा एंटी इनकम्बेंसी कारण कोई भी गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई। बट बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया था। उत्तर प्रदेश में भी पहले यही हालात हुआ करते थे, बट बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने और जो भी उनके प्रॉमिसेस थे या जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था बीजेपी ने किया। कर्नाटक में ऐसा कुछ लग नहीं रहा था 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले तक, बट कर्नाटक में ये लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी फिर से वोट होंगे क्योंकि वहां पर कोई मुद्दे बेसिक स्ट्रांग मुद्दे थे नहीं। लेकिन कांग्रेस आई और कांग्रेस ने वहां पर ऐसे सेल्फ गोल किए, ऐसी बयानबाजी की, ऐसे प्रॉमिसेस किए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिसेस किए, 75% रिजर्वेशन का प्रॉमिस किया। आप एक चीज और देखो, नंदिनी का जो उन्होंने मुद्दा उठाया है, नंदिनी का मुद्दा जो है ज्यादातर किसान मैसूर बेल्ट में है, ज्यादातर जो फार्मर्स हैं जो नंदिनी जुड़े हुए मैसूर बेल्ट में है, वो पूरा गढ़ है कुमारस्वामी का। अगर वो कुछ वोट इंपैक्ट मारते भी हैं तो वो जेडीएस और कांग्रेस के बीच में शिफ्ट होंगे। बीजेपी को उससे कोई नुकसान नहीं है अगर वो बीजेपी के लिए मुद्दा होता भी। तो कांग्रेस की एक स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम रही है कि कांग्रेस को यह समझ में नहीं आया कि कौन सा मुद्दा बीजेपी को इंपैक्ट मार सकता है, कौन सा नहीं मार सकता है। तो जब कुछ समझ में ना आए तो उल जलूल बयानबाजी करो, कुछ माहौल बनाओ, वो मुझे लगता है इनके लिए बहुत घातक हो गया। रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रत्नाकर जी जल्दी से रिप्लाई कर लीजिए, लेकिन साथ ही एक ये चीज भी बताइएगा कि मतलब ऐसा बहुत कम हमने देखा है कि कांग्रेस परिणाम से पहले जश्न मनाने लगे, पार्टी दफ्तर पे जश्न मन रहा है। नहीं, ये सेल्फ गोल की बात कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के इन वक्त पे किस तरह से सेल्फ गोल किया है वो मैं आपको बता देता हूं। एक पूरे समुदाय को इनके के.एस. ईश्वरप्पा कहते हैं कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो ये इनका सेल्फ गोल था कि डिफेंड किए थे, ये बता देंगे। और अमित शाह जी आते हैं और कहते हैं आपने भी तो कहा कि आपको सिर्फ मुसलमानों का ही वोट चाहिए, इसलिए आपने उनके रिजर्वेशन की बात की, दूसरों का जो रिजर्वेशन था वो हटा दिया। तो आप जो आरोप दूसरों पे लगा रहे हैं वो आरोप आप पर भी तो है। बीच में बोलूंगा जब ही तो बात चुप हो जाएंगे। जरा सुन लीजिए, आपने जो कहा उन्हीं बातों पे कह रहा हूँ। और इन अमित शाह आते हैं और कर्नाटक की जनता को कहते हैं कि अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो केंद्र से सहायता नहीं मिलेगी और यहाँ हिंसा फैल जाएगा। अरे मणिपुर में 100 लोग मर गए और मणिपुर जल रहा था, कहाँ सोए थे आप लोग? तो आप ये झूठ और सेल्फ गोल तो अमित शाह ने अपनी 2 रैलियां कैंसिल की थी मणिपुर के लिए, ये गलत बात है। अमित शाह ने अपनी 2 रैलियां कैंसिल की थी। मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया है, तो ये आपका सेल्फ गोल नहीं है तो क्या है? चुनाव के वक्त एन वक्त वो नहीं कर दिया, इकोनॉमिक लीगली सेक्शन में शिफ्ट किया है। तो ये सेल्फ गोल भारतीय जनता पार्टी ने गोल सेल्फ किसका है ये तो कुछ देर में क्लियर हो जाएगा, कुछ देर में क्लियर हो जाएगा कि सेल्फ गोल है किसका, आपका या बीजेपी का। ये कुछ देर का इंतजार। लेकिन अभी अगर आप टैली देखें, मेरी नजर बार बार टैली पे इस वजह से जा रही है क्योंकि 75 पर बीजेपी, 73 पर कांग्रेस, ये स्थिति फिलहाल दिख रही है। एग्जिट पोल से इतर चीजें जाती हुई दिख रही हैं फिलहाल की स्थिति में। तो वो रत्नाकर जी आपको चुनौतीपूर्ण चीजें रही हैं, लेकिन आपने सेल्फ गोल किया है क्योंकि अगर टैली जो एग्जिट पोल के इतर जाते हैं तो फिर तो मुश्किल आपके लिए ही है ना। देखिए मैं बड़ा स्पष्ट तौर से एक बात कहना चाहता हूं। देखिए कर्नाटक की जनता जो है ना बहुत पढ़ी लिखी और बड़ी समझदार है। अगर वो वहां पे लोकल मुद्दों की बात कांग्रेस पार्टी ने किया है और घर घर जाकर लोकल जनसंपर्क किया है और उनके हित के लिए काम करने का काम किया है, जबकि वही भारतीय जनता पार्टी ने 3.5 साल में कोई अपना विकास का काम गिना नहीं पाई और अंततोगत्वा जो है वह आ गई बजरंग बली पे और श्री रामचंद्र। अरे कितनी बार आप बजरंग बली और श्री राम को आगे रख करके ये बता दीजिए। रत्नाकर जी, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आलोक जी। 5,77,000 घरों का निर्माण किया। रत्नाकर जी एक सवाल आपसे। 19 लाख शौचालय का निर्माण किया। 40% कमीशन लेने का काम किया और विधायक जो है 8 आयुष्मान योजना के तहत हेल्थ कार्ड प्रदान किया। सब लोगों को राशन देने का लगातार काम कर रहे हैं। मैसूर बेंगलोर 6 लेन का हाईवे का निर्माण किया। सड़कों को 20 किलोमीटर प्रतिदिन से वहां बनाया।
आईटी का हब क्रिएट किया और आज कर्नाटक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हिंदुस्तान की। ये कैसे हो गया? अगर हमने कुछ नहीं किया तो आपने क्या किया? घोटाले के अलावा कांग्रेस ने किया क्या? 4,82,000 अरब डॉलर का घोटाला 60 वर्षों में कांग्रेस ने किया है। अब आपके बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है, उससे आपको अपडेट कराते हैं। शुरू कराते हैं आपको इलेक्शन ब्रेकिंग में। सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी 75 और कांग्रेस 90 सीटों पर आगे चल रही है। तो अब ये रुझान जो है वो कांग्रेस के फेवर में जाते नजर आ रहे हैं और वहीं जेडीएस की संख्या बढ़कर वो 13 हो चुकी है 10 से। तो अहम खबर, बड़ी खबर, बीजेपी 75 और कांग्रेस पार्टी 90 सीटों पर आगे चल रही है। तो इस वक्त की अहम खबर, रुझानों में अभी तक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन फिलहाल अब कांग्रेस पार्टी जो है वो 75 से 90 पर, यानी 75 और 90 का फर्क समझिए कि 15 सीटों से आगे कांग्रेस पार्टी फिलहाल चलती भी, आगे बढ़ती भी रुझानों में नजर आ रही है। तो बीजेपी 75, कांग्रेस 90 सीटों पर आगे चल रही है। बिल्कुल, तो हमारी सहयोगी मिनी स्टूडियो से चारू शर्मा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नाटक में 224 सीटों के लिए मतगणना की प्रक्रिया चल रही है। बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको सबसे पहले बताते हैं। देखिए, रुझानों में कांग्रेस जो है वो 100 सीटों पर आगे है, यानी शतक लग गया है कांग्रेस का। बीजेपी 68 सीटों पर आगे चल रही है। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें कि जेडीएस वहीं एक सीट घटकर 12 सीटों पर आ गई है रुझानों में। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि रुझानों में कांग्रेस जो है वो 100 सीटों पर आगे चल रही है। तो अहम खबर, और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की सीटें घटकर फिलहाल रुझानों में 68 सीटों पर पहुंच गई है और जेडीएस 12 सीटों पर आगे फिलहाल चल रही है। तो जो टैली अपडेट है 224 सीटों में वो बीजेपी के खाते में 80 सीटें जाती नजर आ रही है फिलहाल रुझानों के हिसाब से। कांग्रेस के खाते में 100, जेडीएस 18 और अभी आप और अदर का खाता जो है वो नहीं खुला। अदर के खाते में माफ करना 2 सीटें जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर, अहम खबर इस वक्त की, क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटों पर वो काउंटिंग जो है वो जारी है और फिलहाल रुझानों में कांग्रेस 100 सीटों पर आगे। तो एक समय तो ऐसा लग रहा था कि काफी ज्यादा कांटे की टक्कर है, लेकिन अब कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाती हुई दिख रही है। और लेकिन ये बार बार आपको हम कह रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है, इसमें बहुत उलटफेर जो है वो संभव है। तो फिलहाल की स्थिति आपको बता दें कि 224 सीटों में से 201 सीट के रुझान जो हैं वो आ गए, जिसमें 84 पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 101 सीट पर। ये देखिए, कर्नाटक में 201 सीटों के रुझान आए हैं, बीजेपी के खाते में 84 सीटें फिलहाल हैं। इसके बाद अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 101 सीट। ये शुरुआती रुझान हैं, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। जेडीएस के खाते में 14 सीटें फिलहाल जाती हुई दिख रही हैं और अदर्स की अगर बात कर ले तो अन्य के खाते में 2 सीटें फिलहाल जाती हुई दिख रही हैं। यह स्थिति है 224 में से 201 सीटों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं कर्नाटक। बिल्कुल, तो ऐसे में कई वीआईपी ऐसे हैं जिनकी आज साख दांव पर लगी हुई है, कई वीआईपी ऐसे हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज जो है वो हो जाएगा। सबसे पहली बात अगर हम करें मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की, तो शिवगांव सीट से वो मैदान में है। वहीं पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धारमैया बरोड़ा से डीके शिव कुमार और इन्होंने भी कनकपुरा सीट से ताल ठोक रखी है। तो तमाम दिग्गजों की आज साख दांव पर लगी हुई है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि कर्नाटक चुनाव के अलावा एक चुनाव ऐसा और है जिस पर लगातार सबकी नजर बनी हुई है और वह है उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव, क्योंकि यहाँ पर इससे जुड़ी एक अहम खबर आप तक पहुंचा दें। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से जुड़ी, क्योंकि आज यहाँ पर भी वोटों की गिनती जो है वो जारी है। तो निकाय चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा। अहम खबर, बड़ी खबर, निकाय चुनाव की मतगणना भी लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है और प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो 2 बड़ी खबरें आज की, एक तरफ कर्नाटक का रिजल्ट और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का रिजल्ट। तमाम नतीजे आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर, यूपी नगर पालिका का अध्यक्ष कौन बनेगा ये भी तय हो जाएगा। हैदराबाद कर्नाटक का किंग कौन होगा ये भी आज तय हो जाएगा। तो आपको बता दें कि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मतगणना जो है वो लगातार जारी है। अब देखिए, कुल 17 मेयर के लिए परिणाम आने हैं और 16 के रुझान भी जो हैं वो आ चुके हैं। एक एक जानकारी इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सहयोगी शेखर त्रिवेदी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। शेखर, अभी तो शुरुआती रुझान है, किस तरीके से देखा जाए इसे? शेखर।
देखिए 17 नगर निगम में जो वोटों की गिनती जारी है उसके मुताबिक अभी जो हमारे पास रुझान आ रहे हैं उसमें 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 3 पर समाजवादी पार्टी है और 2 पर बहुजन समाज पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। 17 नगर निगमों के चुनाव हैं। लखनऊ में बीजेपी ने लीड ले ली है। यहाँ पर सुषमा खरकवाल फिलहाल आगे चल रही हैं अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी वंदना मिश्रा जो समाजवादी पार्टी से हैं। सबसे कांटे की टक्कर अगर दिलचस्प है, भारतीय जनता पार्टी के जिन पदाधिकारियों से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि हम 17 की 17 सीटें जीतेंगे। सबसे कांटे की टक्कर वो सहारनपुर में मान रहे हैं। उनका कहना है कि 2-2.5 हज़ार वोट ऊपर नीचे हुआ तो वहां पर मामला फंस जाएगा। बाकी उनको ये है कि 16 सीटें हम पूरी शिद्दत से जीत रहे हैं। अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी 11 सीटों पर अब आगे हो गई। बिल्कुल, तो ये अहम खबर, बड़ी खबर जो है वो साझा कर रहे हैं हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी। शेखर, सहारनपुर का आपने जिक्र किया, सहारनपुर में हम खुद वहां पर मौजूद थे जिस दिन वोटिंग हो रही थी, तो वहां पर हमने देखा कि शाम 6 बजे तक भी 2,000-2,500 का जो आंकड़ा आप बता रहे हैं वो तमाम भीड़ बाहर रह गई थी, वोट नहीं डाल पाई थी और वजह ये थी कि उनका नाम ही नहीं था। कहीं ये तो फर्क आज साबित नहीं होगा? देखिए ऐसी समस्या तो लगभग हर नगर निगम में आई है निदा, चाहे वो नगर पंचायत के चुनाव हो। बहुत सारे वोटर्स ऐसे थे जो अपने वोटर लिस्ट में नाम ना होने की वजह से परेशान थे। राजधानी लखनऊ में ही बहुत सारे वोटर्स हमें ऐसे मिले थे। सहारनपुर में भी इससे ज़्यादा जिस तरीके की स्थिति वहाँ पर आप बता रही हैं वो संभावित है और उस तरीके की स्थिति वहाँ पर भी देखने को मिली जब वोटर्स के नाम नहीं थे। चूँकि हिंदू और मुस्लिम की जो आबादी है उसको देखते हुए ये जो आंकड़ा है वो बहुत कांटे का माना जा रहा है। जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज हमने देखा कि फर्स्ट फेज़ जो हुआ था 4 मई को उसमें बहुत ही कम था, सेकंड फेज़ में थोड़ी ताकत लगाई गई और उन चीज़ों को आगे बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी वो उस तरीके से रोल आउट नहीं हुआ। ठीक है शेखर, एक सेकंड आपको रोक रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो अपने दर्शकों को बताते हैं। तो इस वक्त इलेक्शन ब्रेकिंग आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, कांग्रेस के पक्ष में पहला रुझान, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस, माफ कीजिएगा, आपको बता दें कि ये देखिए कुछ और अपडेट्स आने हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। देखिए स्थिति आपको दिखा रहे हैं हम कि अभी तक की जो टैली है, कांग्रेस के खाते में 113 कांग्रेस को बहुमत साफ साफ यहां पर हम कह सकते हैं। अभिषेक, तो बड़ी खबर, अहम खबर, जेडीएस 15 सीटों पर आगे चल रही है। तो इस वक्त बड़ी खबर यह है कि रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, साफ एकदम क्लियर, क्योंकि कांग्रेस 113 सीटों पर रुझानों में आगे, वहीं बीजेपी 80 सीटों पर फिलहाल सिमटी हुई नजर आ रही है और जेडीएस धीरे धीरे आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। 10 से 12 हुआ, 12 से घटकर फिर 10 हुआ और अब फिलहाल 15। लेकिन अहम खबर यह कि जो लगातार एग्जिट पोल के नतीजों की हम बात करें तो फिलहाल रुझान जो है वो भी उसकी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रुझानों में कांग्रेस 115 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो देखिए ये तस्वीरें जो हैं वो ये बयां कर रही हैं कि जो एग्जिट पोल था वो उसी तरीके के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि हम ये बार बार आपको बता रहे हैं ये शुरुआती रुझान है, इसमें बहुत ज्यादा उलटफेर आगे संभव है, लेकिन जैसे जैसे रुझान आते रहेंगे न्यूज इंडिया के जरिए आप तक पहुंचता रहेगा। बिल्कुल, तो तमाम मेहमान भी जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आइए अब सबसे पहले रत्नाकर सिंह जी का रुख कर लेते हैं। रत्नाकर सिंह जी, लग रहा है डब्बा खुल जाएगा आपका। जय बजरंग बली, तोड़ दिया झूठों की नली। मेरा पहला स्टेटमेंट इस रुझान को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से हम 150 पार जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है और यह 40% कमीशन वाली सरकार 40 के अंदर सिमट कर रह जाएगी। और जेडीएस का भी आंकड़ा मैं बता दूं, अगर भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ करने की बात जो कहती आ रही है और उनका प्रवृत्ति रहा है तोड़फोड़ की, तो वो चाहेंगे भी कि अगर जेडीएस को मिलाकर सरकार एक बार किसी तरह से बना ले तो भी वो संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है रत्नाकर जी, कर्नाटक को लेकर के चर्चा हम कर ही रहे हैं। भुवन भास्कर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि सपा प्रवक्ता हैं। भुवन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। अभी तक जो रुझान आए हैं, अगर उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की बात कर लें, 17 मेयर, उनमें से करीब 12 पर बीजेपी आगे चल रही है और 4 सीटों पर फिलहाल आप आगे चल रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ने नगर निगम में पिछली बार हमें आशीर्वाद नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला था और निश्चित तौर पे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव के प्रति जो आकर्षण बढ़ा है
चाहे वो 22 का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो मैनपुरी का, खतौली का। तो निश्चित तौर पर हमें पूरी आशा है कि हमें उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद मिलेगा और ये आपको धीरे धीरे आपके जवाब देते देते टैली में एक और कम हो गए। देखिए मैंने कहा ना, हमने अपना स्कोर यहाँ पर 0 से शुरू किया है। निश्चित तौर पे आप देखेंगे नगर पालिका और नगर पंचायत, इसमें हमें बहुत आशीर्वाद पहले भी मिलता था, अब भी मिलेगा, लेकिन नगर निगम में हमारी स्थिति ठीक नहीं थी। इस बार आप देखेंगे ये परिणाम बेहतर होता जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल रुझानों की बात करें तो बीजेपी 14, समाजवादी पार्टी महज 3 पर सिमटी हुई नजर आ रही है। कैसे बेहतर होगा रिजल्ट? मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम तो 0 से स्कोर शुरू कर रहे हैं और वो पिछली बार 14 में पहले भी थे। मतलब अगर 3-4 भी आती तो हम इसी बात से खुश हो जाएंगे कि इस बार हमारा आंकड़ा बढ़ गया। नहीं, खुश तो तब होते जब हम बहुत ज्यादा जीतते, लेकिन निश्चित तौर पे उसके बाद पार्टी चिंतन और मंथन करेगी। लेकिन जो सीटें हमें उत्तर प्रदेश की महान जनता देगी उसे हम स्वीकार करके और आगे बढ़ने का काम करें। बिल्कुल ठीक है। चलिए मिनी स्टूडियो से हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ संजीव कौशिक जी वहां पर बैठे हैं। सागर, निकाय चुनाव अगर यूपी की बात करें उसे कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि कर्नाटक तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। कांग्रेस अगर टैली अपडेट की बात करें तो रुझानों में 119 सीटों पर और वहीं बीजेपी महज 86 पर सिमटी हुई है। लेकिन अगर यूपी आ जाए तो यूपी के रिजल्ट को कैसे देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल वैसे जिस तरह से सपा जिक्र कर रही है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, पाने के लिए बहुत कुछ था। अगर आज के दिन अगर 2-4 मेयर अगर सपा के बन जाते हैं तो इसमें सपा को खुश होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार जिस तरह से परचम लहराया था यूपी निकाय चुनाव में वो हम सभी ने देखा था। लेकिन हम जिस रुझान की बात कर रहे हैं निदा कर्नाटक चुनाव को लेकर, अगर यही रुझान अगर परिणामों में तब्दील हो गए तो हमें इस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो 10 एग्जिट पोल सामने है उसमें 4 में ऐसा लगा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन कर्नाटक में सन 1900 से लगाए अभी तक जितने भी चुनाव हुए 2 बार केवल ऐसी पार्टियां रही हैं जिन्होंने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, यानी कि हर बार देखिए जेडीएस का जो सहयोग है लेना ही पड़ा। ठीक है सागर, थोड़ा सर अभी पहले यूपी के बारे में भी हम समझना चाहेंगे। संजीव जी से एक कमेंट लेते हैं। संजीव जी, अभी तक अगर मेयर की स्थिति हम देखें 17 में से अभी के रुझान ये कह रहे हैं कि 15 पर बीजेपी आगे है, तो कर्नाटक में अगर बीजेपी के लिए नुकसान है तो उत्तर प्रदेश में स्थिति बेहतर लग रही है। देखिए दोनों की स्थितियां अलग अलग है, दोनों का तुलना करना कर्नाटक की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी ताकत झोंक दी थी, उसके बावजूद यदि इस बेहतर स्थिति में कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है, देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, तमाम वो ध्रुवीकरण के रास्ते तलाशते हैं, फिर भी वहाँ की जनता यदि सरकारी मुद्दों से इधर उधर नहीं जाती है, वो कहती है कि नहीं ये एक भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है जिसकी सरकार यहाँ पे थी, यहाँ पे हिजाब का मामला नहीं चलने वाला है, यहाँ पे मॉब लिंचिंग को लोगों ने झेला है, तो वो तमाम चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे इनकार करने की बात है। दूसरी बात यदि उत्तर प्रदेश की तुलना करें तो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि इलेक्शन चाहे वो निकाय का चुनाव हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, अपनी पूरी ताकत से वो चुनाव लड़ती है। यहाँ भी उसने अपनी पूरी कोशिश की है। अब समाजवादी पार्टी के लिए या बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी लोगों से किस तरह से वो कनेक्ट हो पाते हैं। उम्मीद की किरणें दिखाई दे रही हैं, ये सीटों में कितना तब्दील होता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। रुझान में तो कम से कम अश्विनी जी ऐसा नहीं लग रहा है। जी पहले तो मैं अपने मित्र भुवन जोशी जी को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि वो आशावादी हैं, 0 से 1-2 जहाँ भी पहुँचेंगे बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है, मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ एक जो बेसिक प्रॉब्लम रहती है, इकलौती ऐसी पार्टी जो टिकट देने के बाद कम से कम 15 से 20% टिकट रिवर्ट करती है। वहाँ पर जो उनके क्षेत्रीय नेता होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि कौन चुनाव लड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि वो स्ट्रैटेजिक गैप है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन की, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 15 मेयर सीट बहुत आसान है, 2 डिफिकल्ट हो सकती है। ऐसा अभी आपने सहारनपुर का जिक्र किया, 1-2 डिफिकल्ट हो सकती है। मुझे लगता है कि मेरठ की भी डिफिकल्ट हो सकती है, वो भी काफ़ी क्लोज फाइट में जा सकती है। बाकी 5 मुझे लगता है उनके लिए ईजी केक वॉक होगा। अलीगढ़ में भी फाइट आसान नहीं होगी बीजेपी के लिए। हाँ, मतलब इन 2 सीट्स में फंस सकती है। रही बात कर्नाटक की, कर्नाटक मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्विंग सीट्स का। 74 सीटें हैं कर्नाटक में ऐसी जिसमें हमेशा रिजल्ट जो है 8,000 10,000 के डिफरेंसेस से आते हैं। वो 74 सीटें किसके कैसे बिहेव करेंगी, किसके पक्ष में जाएंगी, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा फैक्टर होगा ये बताने के लिए। देखिए रुझान तो शुरुआती है अश्विनी जी, लेकिन एक बार अगर आप टैली पे नजर डालें, बीजेपी 100 कांग्रेस 98 जी, ये ऊपर नीचे अभी हम बहुत ज्यादा देखेंगे। आप समझिए कर्नाटक को, समझिए कर्नाटक में 74 स्विंग सीटें हैं और 90 अर्बन सीटें हैं, मतलब सिटी की सीटें हैं ना। हमने देखा है पहले एक टाइम पे कांग्रेस में SM कृष्णा चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और उन्होंने बैंगलोर के डेवलपमेंट में बहुत सारा काम किया था और कांग्रेस को उसके बाद अच्छी खासी मेजोरिटी मिली थी, क्योंकि कर्नाटक एक ठीक ठाक डेवलप्ड स्टेट है, तो वहां पर अर्बन वोट बहुत मैटर करता है।
बीजेपी ने भी इस बार अर्बन वोट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम डेवलपमेंट की बात करें। तुमकुर में उन्होंने क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर फैक्ट्री डाली है, एप्पल का डेवलपमेंट सेंटर वहां पर सेटअप कराया है, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर सेटअप कराया है। तो मुझे लगता है कि जो 90 सीट्स आलोक जी उत्तर प्रदेश से अगर कहें तो वहां से अच्छी खबर फिलहाल दिख रही है। हालांकि 2 या 3 सीटें हैं, चाहे वो सहारनपुर हो, मेरठ हो या अलीगढ़ हो, वहां चुनौतियां हैं, लेकिन बाकी 14 तो कम से कम क्लियर दिख रहा है, लगता है ऐसा। देखिए, उत्तर प्रदेश में अंतोगत्वा आप देखेंगे कि हम सारे 17 सीटों पर विजयश्री फहराएंगे। अभी आपको अर्ली है, ठीक है, आप लोग जिस सीट की बात कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर समुदाय का बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन अब ये भ्रम भी टूट चुका है क्योंकि हमने स्वयं उस समुदाय से 8 कैंडिडेट उतारे हैं। तो अब लोगों का जो मिथ था ना कि बीजेपी अनटचेबल है, वो खत्म हो गया है, खासकर उस समुदाय का। इसका जीता जागता प्रमाण गुजरात का चुनाव है, जहां पर 10 ऐसे सीटें हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी के प्रभाव से वहां का आदमी विजयश्री होता है। चलिए ठीक है, आज हम कम्युनिटी से थोड़ा दूर रहे। आज जो रिजल्ट है, परिणाम का दिन है, जश्न का दिन है, जो जीते जो हारे, लोकतंत्र में हार जीत सब स्वीकार करना चाहिए। सागर, आप नोएडा में थे जब वोटिंग हो रही थी, उस दौरान वहां आपने क्या देखा, वहां की परिस्थितियां आपने क्या देखी कि शहर की सरकार अगर चुननी हो तो लोग जनरली बीजेपी की तरफ रुख कर जाते हैं? देखिए, बिल्कुल कई जगहों पर हमने ऐसा देखा अभिषेक कि लोग केवल कमल का फूल देखते हैं, वहां पर बटन दबा देते हैं। हालांकि यूपी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का दबदबा दिखाई दिया। सन 2017 के भी, 18 के भी चुनाव में हमने देखा, इस बार के भी चुनाव में हमने वही देखा। और नोएडा में तो दबदबा देखिए बीजेपी का रहा। हालांकि कई ऐसी सीटें जहां पर देखिए सपा जो है रुझानों में आगे दिखाई दे रही है, लेकिन क्या ये रुझान परिणामों में अगर तब्दील हो गए तो सपा के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। कांग्रेस की अगर बात करें तो उस तरह से चुनावी मैदान में कांग्रेस ने देखिए पसीना नहीं बहाया, लेकिन 1 से 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर ये कहा जा रहा था कि बसपा भी परचम लहरा सकती है, लेकिन अभी तक देखिए फिलहाल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। रुझानों में एक जगह पर बसपा हालांकि देखिए आगे दिखाई दे रही है, लेकिन अगर बसपा भी अगर वहां पर इन रुझानों को परिणामों में तब्दील कर ली तो शायद आने वाले लोकसभा चुनाव में ये लगता है कि जो सेमीफाइनल मुकाबला है बेहतर प्रदर्शन किया है उस लिहाज से। बिल्कुल सागर, आपने बहुत सही बात कही है और हमारे साथ दरअसल प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी भी मौजूद हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन रत्नाकर जी, कर्नाटक में तो बल्ले बल्ले फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन यूपी में अभी तक एक भी खाता नहीं खोला रुझानों में। सर देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो रुझान दिख रहा है उस रुझान के अनुसार मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे कैंडिडेट ने काफ़ी मेहनत किया, वहाँ पे लोगों से संपर्क भी बनाया और अमूमन देखा गया है जिसकी सरकार रहती है वहाँ पे नगर निगम में जो है उनकी बढ़त ज़्यादा रहती है। और क्योंकि अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी इसमें तो बहुत आगे है। पिछला चुनाव में जब पंचायत का चुनाव हुआ था, अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तो किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके ये जहाँ पे एक सीट भी थी वहाँ पे इन्होंने सत्ता हासिल किया था और यूपी की तरफ ध्यान नहीं दिया, ऐसा लगा। ठीक है, आते हैं आपके पास। ठीक है, आते हैं आपके पास। राहुल हमारे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं। राहुल, कानपुर से क्या अपडेट? बिल्कुल, आपको बता दूं कि अब काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो चालू हो चुकी है। ईवीएम की जो मशीनें थी वो काउंटिंग सेंटर तक पहुंच चुकी है और मतगणना जो है वो चालू हो चुकी है। कुछ ही देर में रुझान आना चालू हो जाएगा। बात करें जी बिल्कुल ठीक है राहुल, आपके पास आएंगे कानपुर का हाल जाने के। इसी तरीके से जैसे राहुल हमारे साथ खड़े हैं, हमारे सहयोगी जगह जगह से चप्पे चप्पे से ऐसे ही हमारे सहयोगी खड़े हैं जो उत्तर प्रदेश का हर सीट का हाल आप तक पहुंचाएंगे। वैसे ही कर्नाटक के हर सीट का हाल आप तक सबसे पहले रुझानों में फिलहाल अगर हम टेली अपडेट की बात करें तो अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस पार्टी 106 पर आगे बढ़त बनाए हुए है, वहीं बीजेपी अभी 90 सीटों पर रुझानों में आगे चलती हुई नजर आ रही है। जेडीएस की बात करें तो जेडीएस का आंकड़ा भी 15 से बढ़कर 17 हो गया है और वहीं अदर के खाते में 3 सीटें फिलहाल जाती हुई नजर आ रही है। तो ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर पूरा आंकड़ा जो अभी फिलहाल रुझानों के हिसाब से नजर आ रहा है। 90 पे बीजेपी, 106 कांग्रेस के खाते में, 17 जेडीएस और अन्य के खाते में 3 सीटें फिलहाल रुझानों के हिसाब से जाती हुई नजर यहां पर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी जो एग्जिट पोल में जीत क्या प्रचंड बहुमत के साथ नजर आ रही थी, वही आंकड़ा फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि लेकिन यह भी क्योंकि रुझान है, सुबह का वक्त है और अभी 2 घंटे करीब होने वाले हैं, तो अभी ये टैली जो है बहुत बदले की, बहुत ऊपर नीचे होगी, लेकिन हर अपडेट सबसे पहले न्यूज इंडिया आप तक पहुंचाता रहेगा।
तो मेहमानों का पैनल भी लगातार हमारे साथ बना हुआ है। आलोक जी, जिस तरीके से देखिए कर्नाटक से तो अभी फिलहाल 90 पर आप लोग बनाए हुए हैं बढ़त, लेकिन वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर अच्छा आपको बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और अच्छी खबर आपके लिए नजर आ रही है यहाँ पर। तो ऐसे में नहीं लग रहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि चुनाव प्रचार बहुत अच्छे से हुआ, कर्नाटक में कहाँ कमी लग रही है आपको कि रह गई होगी? आप कैसे मान रही हैं कि हम कर्नाटक में कमी रह गई है? ये अभी बहुत ही 1 घंटे का भी अभी पूरा नहीं हुआ है। नहीं, जानती हूँ कि जल्दबाजी है थोड़ा, लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे है, जो अभी फिलहाल रुझान है, उस हिसाब से हम सारे एग्जिट पोल को मिथ्य करार देंगे। आप देखिए, हमने वहां भी काम किया है, हमने धरातल पर काम किया है और हम उसी के बदौलत वहां के लोगों से वोट मांगने गए हैं। हम जहां कहीं भी जाते हैं, हम काम के बदौलत वोट मांगते हैं और इसी कारण है कि हम जहां भी जाते हैं जड़वत हो जाते हैं, दोबारा तिबारा रिपीट करते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत की तरह हम जनता को नहीं देते हैं कि वो हमें मुक्त करने की सोचे। तो आप देखिएगा, अभी थोड़ी देर और रुक जाइए। रत्नाकर जी आपकी बात पे बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं और शायद कुछ कहना भी चाह रहे हैं। रत्नाकर भाई शुरू में भी मुस्कुराए हैं, लास्ट तक भी मुस्कुराते ही रहेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि ये रोए, मुस्कुराइए, आपका चेहरा अच्छा लगता है। अब भुवन भास्कर जोशी भी मुस्कुरा रहे हैं, ये भी 0/0 पर ही आउट होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। तो इन लोगों की आत्मशक्ति की मैं दाद देता हूं कि हार में भी मुस्कुराहट नजर आती है इनके चेहरों पे। सिर्फ 55 वादे पूरे किए, उसमें 110 वादे फिर भी पूरा नहीं किए। आपने और ये झूठी आप मुझे बताइए ना, ये झूठी सरकार किस तरह से झूठ कौन से बोलने वादे का काम पूरे करती किए है? हैं? ये कहती है कि हम 3 सिलेंडर मुफ्त में देंगे। उत्तर प्रदेश में आपने वादा किया था कि हम दिवाली में और होली में ये बेहतर होगा आलोक जी और रत्नाकर जी, अगर आज आप एक दूसरे को ना बताएं कि किसने कौन से वादे पूरे किए, क्योंकि आज का दिन जनता का है, आज बारी जनता की है, जनता बता देगी किसने किसके कितने वादे पूरे किए हैं। लगातार हमारे साथ संजीव कौशिक जी भी मौजूद हैं। संजीव जी, जिस तरीके से देखिए आप बहुत अच्छे से पूरे इलेक्शन को समझते भी हैं और आपने अभी तक बहुत इलेक्शन कवर भी किया, डिबेट भी हम लोगों ने कई बार की है। जो अभी फिलहाल नतीजे आ रहे हैं कर्नाटक के नतीजों की अगर हम बात करें तो 2024 के लिहाज से कितना नुकसान और कितना फायदा तमाम पार्टियों को अगर ये कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं या बीजेपी के पक्ष में जाते हैं? उत्तरी भारत में अपना पूरा विस्तार कर चुकी है, वो दक्षिण की तरफ ही रास्ते उसके खुले हुए हैं और दक्षिण में ही विकल्प दिखाई दे रहा है। पूरी कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की दक्षिण में वो अपना पांव पसारे और दक्षिण के वो जगह जहां वो रिक्त हैं उस जगह को भरे। वो उसी की कोशिश है कि लगातार पूरी ताकत लगा के कर्नाटक में भी उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है कि कर्नाटक यदि रिपीट करते हैं दोबारा, यदि हम वापस आते हैं तो एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा और आने वाले दिनों में राह आसान होंगे। रिपीट नहीं कर पाने पर एक बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा। मैंने कहा कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के वो लोग बड़े चोट से ये बात कहते चले आए कि मोदी जी हमारे चेहरे हैं, डबल इंजन की सरकार बनेगी, मोदी जी के चेहरे पे ये चुनाव लड़ी जा रही है। तो फिर विपक्षी पार्टियों को ये कहने का भी मौका मिलेगा कि जिस चेहरे पे आपने चुनाव लड़ा यदि हार होती है तो और ऐड कर रहा हूं, जो परसेप्शन की बात होती है, क्या इस बार कर्नाटक में कांग्रेस ये परसेप्शन तैयार करने में कामयाब रही है? फिलहाल जो रुझान है उसके आधार पे कि भैया ये चुनाव स्टेट का है, ये नेशनल इलेक्शन नहीं है, ये परसेप्शन सेट कर पाने में जनता के बीच क्या सफल रही कांग्रेस? संजीव जी, एक बार रिपीट करेंगे कि आप? परसेप्शन जो अमूमन हमने देखा है कि स्टेट इलेक्शंस भी होते हैं तो नेशनल मुद्दे जो हैं वो हावी हो जाते हैं, तो ये परसेप्शन इस बार कर्नाटक में कांग्रेस सेट करने में कामयाब रही है कि ये नेशनल इलेक्शंस नहीं है, आप लोकल मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट दीजिए। पूरी कोशिश थी और मुझे लगता है कि यदि सफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है तो उसका कारण भी यही है कि लगातार कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जो सरकारी मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे बात करें। हालांकि कोशिश पूरी की गई, वहाँ पे जाकर के मोदी जी ने जिस तरह के अपने वक्तव्य दिए या भाषण दिए उसमें पूरा पोलराइजेशन का जो उनका पुट होना चाहिए वो किया। हालांकि कांग्रेस पार्टी से भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, इसके वजह से जो 1 महीने पहले हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कि बड़ी आसानी से कर्नाटक कांग्रेस की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब 150 वाला आंकड़ा जो था वो लग रहा था, लेकिन अब नहीं वो लग रहा है। अश्विनी जी जल्दी से, क्या ये परसेप्शन कांग्रेस सेट करने में कामयाब रही, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरा थोड़ा ओपिनियन डिफरेंट है, क्योंकि कांग्रेस बार बार लोकल मुद्दों की बात कर रही है, बट कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी हम देखते हैं तो या तो हमको फ्रीबीज दिखते हैं या हमको अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस दिखते हैं। कोई सॉलिड लोकल मुद्दा नहीं दिखता। अगर कोई सॉलिड लोकल मुद्दा दिखता भी है तो वो एक समुदाय के लिए या एक लोकेशन के लिए, एक ज्योग्राफी पे जाके सिमट जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ऐसा कोई परसेप्शन क्रिएट किया। बिल्कुल ठीक है, चलिए तो तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, संजीव कौशिक जी, अश्विनी मिश्रा जी, रत्नाकर जी और भुवन भास्कर जोशी जी, और साथ साथ हमारे सहयोगी सागर भी वहां से बने हुए थे।